नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं वंचित विजन पर बुलेटिन 8 PM। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव संपन्न तो 5 राज्यों में हुआ, लेकिन दिलचस्प वेस्ट बंगाल में रहा। वेस्ट बंगाल की हालत आपको पता है, आप सब जानते हैं। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर इनके मुख्य प्रचारक 80 से ज्यादा लोग, उसके बाद जेपी नड्डा, हिंदुत्व के हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव लड़ रहे थे। आप सबको मालूम है, केवल भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री अकेले अपनी पार्टी की तरफ से प्रचारक और उनसे पूरी भाजपा की फौज, ईडी, ईसी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और तमाम सरकारी संस्थान, वह सरकारी संस्थान जो स्वतंत्र संस्थान कहे जाते हैं, वो सब मोदी की चाटुकारिता में मैक्सिमम लग गए थे। और अंत में क्या हुआ आप सबने देखा। दाढ़ी बना के चले थे टैगोर बनने, लेकिन वहां से ऐसा थपेड़ा लगाया बंगालियों ने कि भागने का मौका तक नहीं मिला। सोच समझ नहीं पाए कि लोग करें क्या। आप जरा सोच के देखिए, 200 से ज्यादा सीट अकेले ममता बनर्जी जीत जाती हैं, टीएमसी जीतती है, और दहाई के आंकड़े के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी बुरी तरीके से वहां हारेगी जहां धर्म का धंधा नहीं चला पाएगा। यानी धर्म का धंधा सबसे अंधा और धर्म का धंधा सबसे चंगा। बीजेपी इसी सूत्र पर काम करती है। आप समझिए इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात क्या बना रखा है वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी की तमाम ताकतों को बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट हो गया और इन लोगों ने तय किया कि आखिर ममता भी अगर नंदीग्राम से जीत जाती हैं तो बीजेपी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जरा सोच के देखिए अंततः क्या हुआ। वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ रही थी, जिनके सामने शुभेंदु अधिकारी उन्हीं का पूर्व में चेला रहा, शुभेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। जांच के डर से, ईडी के डर से अंततः ममता बनर्जी को हराने के लिए इलेक्शन कमीशन का पूरा सहारा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा सूत्र बताता है। ऐसा इसलिए सूत्र बताता है कि पहले ममता बनर्जी को 1200 मतों से जीत की घोषणा हो जाती है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी को 1900 लगभग वोटों से जीत की घोषणा कर दी जाती है। जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। केवल और केवल ममता दीदी, जिन्होंने झूठ के बाजार बनाने वालों को हराने का काम किया, बैक टू पेवेलियन लौटाने का काम किया, उनको वहां पर ये लोग हरा करके केवल उनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो इलेक्शन कमीशन के इशारे पर या साठगांठ से इन्होंने हराया है, ऐसा सूत्र कहता है। जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। आप सबको मालूम है
ममता दीदी के जीत का बधाई राज्यपाल तक ने दे दिया, गवर्नर ने दे दिया था। उसके बाद फिर 1200 वोटों से जीत ममता बनर्जी, फिर उसी सीट पर शुभेंदु अधिकारी 1900 मतों से जीत घोषणा होती है। सोच के देखिए यह सब किस तरह का नाटक है। सच जाने के लिए देखिए यह वीडियो। মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন। नंदीग्राम में हार पर सबूत दिखाते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने अपने फोन में नंदीग्राम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर का मैसेज पढ़ाते हुए दिखाया कि किस तरह उसने अपनी जान को खतरा बताया था। একজনকে কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড় Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন। ममता बनर्जी ने भारी मात्रा में वोट रद्द करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी हार के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया। Two observers were sitting there, very biased observer. They said anyhow Mamata Banerjee is to be defeated. What is this? They cannot stop me. Even I am telling you they have got 78 some seats. Even they should not cross 50. It is because of election commission's contribution. ममता बनर्जी ने अपने फोन में जो मैसेज दिखाया, चुनाव आयोग को उस पर जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिरकार चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को किससे जान का खतरा था और इस मैसेज की पूरी सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। तो देखा आप सबने क्या हालत बना रखा है देश के चंद चोर चौकीदारों ने। झूठ का मेला है और सब समझिए तो कमंडल का खेला है। और जहां कमंडल का खेला है वहां ही इन झूठों का पुलिंदा और मेला है। समझना आपको जरूरी है। आइए ले चलते हैं आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में और केरल में बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए हारी है। मालूम है आप सबको, तमिलनाडु में स्टालिन जीत के तत्काल बाद किसको माला पहनाते हैं मालूम? पेरियार साहब को। क्योंकि स्टालिन ईश्वर और भगवानों पर विश्वास न रखकर फूले पेरियार अंबेडकर पर विश्वास रखते हैं। स्टालिन अपने जीत पर संविधान को उन्होंने और अपने यहां के वोटर्स और अपनी जनता और संविधान को उन्होंने धन्यवाद दिया और जाकर पेरियार साहब को सबसे पहले तमिलनाडु के नव निर्वाचित स्टालिन ने जाकर माला पहनाया। आप सबको मालूम, उन्होंने कहा हमारे यहां धर्म का आतंक नहीं चलेगा। वहां एनडीए का हालत इतना बुरा हो गया कि आप समझ नहीं पाएंगे। आइए चल के केरल देखते हैं। केरल में एनडीए 0 है, 0। क्यों? क्योंकि केरल और तमिलनाडु पेरियार साहब के विचारों का धरती है। लेफ्ट की सरकार बन रही है वहां पूर्णतया। लेफ्ट के नेता ने कहा कि धर्म का आतंक हमारे राज्य में नहीं चलेगा। हम सभी धर्मों को प्यार करते हैं, सभी धर्मों के साथ चलने का काम करते हैं और मानवता का दर्जा केरल में पता चलता है कि मानवता क्या है। अंततः पेरियार, फुले और अंबेडकर को नमन करने वाले लोग और शिक्षा को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले लोग हर हाल में इस धर्म के धंधे वाले पार्टी को गहरा तमाचा लगाते हैं। इस पर शंभू सिंह जी हमारे साथी हैं, नेशनल दस्तक के
संपादक। सुनिए शंभू जी क्या कहते हैं, सुनिए इस वीडियो में। आपको देखा होगा दिन भर बंगाल के चुनाव के रिजल्ट तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के रिजल्ट नहीं दिखाए जा रहे हैं, केरल के चुनाव के नतीजे नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ डेटा दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां क्या चल रहा है, वजह क्या है, मैं लगातार पहले ही बता चुका हूं, अभी बताऊंगा। वजह है कि बंगाल में धर्म की हार हुई है, चुनाव आयोग की हार हुई है, और तमिलनाडु में फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा की जीत हुई है। सोचिए, पेरियार साहब के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है, और पेरियार साहब को स्टालिन ने जीत के बाद पहला माला पहनाया, तो पेरियार, क्लैगनार, करुणानिधि, स्टालिन। इस देश की मीडिया आपसे जानबूझकर तमिलनाडु के चुनाव पर बात नहीं करेगी, क्योंकि वहां से फूले पेरियार अंबेडकर की राजनीति की शुरुआत होती है, मजबूत होती है। लालू यादव ने जब एमके स्टालिन को बधाई दी है, तो स्टालिन ने रिट्वीट किया और कहा कि मिस्टर लालू प्रसाद यादव थैंक यू, और सोशल जस्टिस की लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद आ रहा है जो स्टालिन की बहन है कनिमोजी मारन, उन्होंने संसद में साफ साफ कहा था कि आई एम नॉट ए डॉटर ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ बायोलॉजिकल रीजन, एंड आई एम ए डॉटर ऑफ माई फादर एंड माई मदर। तो सोचिए कि किस तरह से अभी कोरोना का दौर है और अभी भी आडंबर पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो तमाम लोग जो निजीकरण के पक्षधर थे, वो अब सरकारी अस्पताल में बेडों पर कब्जा कर चुके हैं, जो मोदी जी के समर्थक थे। तमाम अपर मिडिल क्लास, SC ST OBC माइनॉरिटी अभी इस खेल से बाहर है। इस कोरोना में रेमडेसिविर नकली बेचना हो, ऑक्सीजन पर पैसा कमाना हो, लूटना हो, ये सब कौन लोग कर रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब क्या आप लोग को लगता है कि निजीकरण अच्छा चीज है, मंदिर मस्जिद से ही आपका कल्याण होगा। मुझे लगता है कि अब विज्ञान की तरफ बढ़ने का चीज है। भारत ने बहुत अपना नुकसान कर लिया है, और एक कर्मकांडी प्रधानमंत्री, एक धार्मिक अंधविश्वासी गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सोचिए कि अब पहली बार जिस तरह से आज नतीजे आए हैं, उसके बाद से विपक्ष ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें हेमंत सोरेन, जिसमें स्टालिन, जिसमें शरद पवार, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग शामिल। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सबको फ्री वैक्सीन, अस्पतालों में ऑक्सीजन और PM केयर फंड का हिसाब चाहिए, नो बकवास। आम लोगों के मन में जो इस सरकार ने, चाहे वो तमाम पत्रकार जो लिख रहे थे, बात कर रहे थे, उनके मन में जिस तरह का इन्होंने डर बैठाया था, उस डर से भी लोग अब निकलने लगे हैं और साफ साफ सवाल पूछने लगे हैं। जो झूठ का तिलिस्म था, जो धार्मिक कर्मकांड का आडंबर था, जो हिंदू मुस्लिम था, वो सब कुछ टूट गया है। और सबसे ज्यादा वो तमाम अपर मिडिल क्लास, जनरल कैटेगरी के लोग जो धर्म के नाम पर मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, बुद्धिस्टों से, सिखों से नफरत करते थे, और जो आरक्षण के नाम पर SC ST OBC से नफरत करते थे, जो जातीय ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, उनको भी अब लगने लगा है कि इस सरकार ने उनको मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया है। सुना आप सबने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बर्बादी का ठेका ले लिए हैं। देश चारों तरफ जल रहा है, मौतों का भरमार हो गया है। अस्थियों को जलाने के लिए, लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन देश को बर्बाद करने वाले इन लोगों ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं तो धर्म के धंधा वालों को, इन कमंडल वालों को हटाओ और मंडल और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ करके एक नए राज्य को, आधुनिक राज्य को बनाने की कोशिश करना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर एक कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इन धर्म के धंधा और सबको बनाते हैं अंधा, इन लोगों को भगाने का भी काम करें। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो आज जलजला है,
वह सदियों तक इस जलजला को हमें झेलना पड़ेगा। आप सबने हमें सुना, देखते रहिए वंचित विजन यूट्यूब चैनल पर बुलेटिन 8 PM। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर RS पटेल। देखते रहिए बुलेटिन 8 PM। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम।